विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के जो सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने अपने एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया था। आज हम अपने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है क्लास 10th का, उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर टाइम बचेगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आज ही देख लेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर करेक्ट सोर्सेज गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 और 2 में हमारे पास में कुछ एसिड्स दिए हुए हैं। कॉलम 1 में एसिड दिए हैं और कॉलम 2 में उनके सोर्सेज दिए हुए हैं, तो उनको हमको करेक्टली मैच करना है। लैक्टिक एसिड कौन सी चीज़ में पाया जाता है, एसिटिक एसिड कौन सी चीज़ में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड कौन सी चीज़ में पाया जाता है। तो इसको आपको करेक्टली मैच करना है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड में पाया जाता है। बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड हमारा टोमेटो यानी टमाटर में पाया जाता है। कुछ पॉइंट्स से इन्हें भी देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है? सोर्सेस। लैक्टिक एसिड के सोर्सेज कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, योगर्ट, सोय सॉस एंड पिकल वेजिटेबल्स। लैक्टिक एसिड इन सभी चीज़ों में पाया जाता है जितनी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, योगर्ट यानी दही हो गया, सोया सॉस हो गया, जो पिकल यानी अचार हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन कंडीमेंट सच एज केचप। जो भी केचप्स प्रेजेंट हो, केचप्स होते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। मेयोनीज, मस्टर्ड यानी सरसों, इन सब में हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। बात करें सिट्रिक एसिड, तो ये कहाँ मिलता है? सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर, पाइनएप्पल, इन सब में हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड के सोर्सेज कौन कौन से हैं? ऑक्जेलिक एसिड इज़ फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बीट्स। तो बीट और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारा ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर अगेन आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ केमिकल्स आपको दिए हैं कॉलम नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में उनके फॉर्मूला दिए गए हैं। तो इन दोनों में को आपको मैच करना है कि किसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो डायरेक्ट आंसर में आते हैं। सबसे पहला हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2। स्लैक्ड लाइम के लिए फॉर्मूला होता है CaOH2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर पर क्या एक्शन पड़ता है इन सभी सब्सटेंसेस का? पहला सब्सटेंस है ड्राई HCl गैस, फिर है मॉइस्टेंड NH3 गैस, फिर है लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कर्ड, सोप सॉल्यूशन। तो देखते हैं आंसर क्या है। ड्राई HCl गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नो चेंज ऑन लिटमस पेपर, इसमें लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं दिखता है। दिस इज बिकॉज लिटमस पेपर चेंजेस कलर ओनली इफ आयंस सच एज हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है कि लिटमस पेपर अपना कलर तभी चेंज करता है जब उसमें कोई तरह का मतलब आयन रिलीज हो, चाहे हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोनियम आयन हो, रिलीज होता है कोई सॉल्यूशन से ये आयंस, तभी वो अपने कलर को चेंज करता है। HCl कैन ओनली फर्निश आयंस व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर। खाली HCl की बात करें तो वो आयन कब रिलीज करेगा? जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ड्राई HCl है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये आयन रिलीज नहीं करेगा।
दस ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, और इसलिए ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। दूसरा है मॉइस्टेंड NH3 गैस, ये अमोनिया की बात कर रही है जो कि इसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू एज इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये जो अमोनिया है, मॉइस्टेंड अमोनिया है, ये नेचर में बेसिक है। तीसरा है लेमन जूस, लेमन जूस क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा क्योंकि लेमन जो है ये एक सिट्रिक एसिड है, इसमें लेमन जूस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर है चौथा सब्सटेंस था कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। पांचवा सब्सटेंस क्या था, कर्ड, कर्ड क्या है, कर्ड क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास में क्या सब्सटेंस है, सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। रेड लिटमस, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एज इट इज़ बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, तो जब आपको चींटी आपको डंक मारती है तो उसके स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एंड गिव इट्स केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला भी बताना है। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंट स्टिंग, तो एंट स्टिंग से मतलब इसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट आपको होता है उससे रिलीफ के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज़ आप करोगे। तो आंसर है एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड और मेथेनॉइक एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मेथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, तो ये हमारा एंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, तो फॉर्मिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है HCOOH। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंट स्टिंग अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया, तो जो भी डिस्कम्फर्ट हुआ उससे रिलीफ के लिए बेकिंग सोडा को उस जगह पर अप्लाई करते हैं। बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर एंड इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट, तो बेकिंग सोडा हमारा नेचर में बेसिक होता है और ये हमारा एसिड के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल, तो एग शेल में जब हम लोग नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है। आंसर है एग शेल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, बहुत ये रिच होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिच सब्सटेंस हैं। विद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, तो जब हमारा नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ये इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कॉजेज ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रिस्क एफरवेशन शो करता है। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, तो ये केमिकल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 जिसका फॉर्मूला है, तो ये क्या बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड अ बेस इन 2 सेपरेट बीकर, तो एक स्टूडेंट है उसके पास 2 सेपरेट बीकर है और एक में वो एसिड सॉल्यूशन बनाता है, दूसरे में एक बेस सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। शी फॉरगॉट टू लेबल द सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर इज़ नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, तो ये जो स्टूडेंट थी ये जो है सॉल्यूशन तो तैयार की लेकिन उसने लेबलिंग करना वो भूल गई कि किस में एसिड है किस में बेस है, और उसके पास में अब लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है उसके लेबोरेटरी में। सिंस बोथ द सॉल्यूशन आर कलरलेस, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, अब दोनों सॉल्यूशन क्योंकि कलरलेस हैं तो वो कैसे पहचानेगी कि कौन से में एसिड है कौन से में बेस है। तो आंसर है in the absence of litmus paper, other natural or synthetic substances can be used to test acid and base, तो अगर लिटमस पेपर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे सब्सटेंसेस को हम एसिड और बेस के टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंसेस को हम लोग इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस नेचर का है इसका पता लगाने के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन का यूज़ कर सकते हैं। These indicators show change in color in acidic, neutral and basic। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल नेचर का है। We can also use natural indicators such as turmeric and grape juice। तो हम लोग और भी नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको दो एग्जांपल दिए हैं, टर्मरिक यानी जो हल्दी होती है, ग्रेप जूस, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अ फ्यू इंडिकेटर्स विच कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज आर शोन बिलो। कुछ और इंडिकेटर्स आपके पास में दिए हैं जिसका जो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारे पास में इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे लिटमस है। लिटमस को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। इसका कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में यानी कि इसका नेचुरल कलर जो है वो पर्पल होता है। जब एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, वहीं जब बेस में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। बात करें फिनोप्थलीन का तो इसका जो न्यूट्रल कलर होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसको जब एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब हम इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ये ऑरेंज कलर का है। जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये रेड या पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं जब इसे हम बेस में डालते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है टर्मरिक जूस। टर्मरिक की बात करें तो इसका नेचुरल यानी न्यूट्रल कलर कैसा होता है, येलो। जब इसको एसिड में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, यानी ये येलो कलर का ही होता है, लेकिन जब हम इसे बेस में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे जिनका यूज़ किया जा सकता है। इन अगर आप वहाँ पर उस बच्चे के पास में लिटमस पेपर प्रेजेंट नहीं था तो इनका यूज़ करके वो पता कर सकती है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो आप जब हीट करोगे बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को तो कैसे आप उन दोनों में अंतर बता सकते हो। तो आंसर क्या है, बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हीट करते हैं बेकिंग सोडा को तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लाइम वाटर को मिल्की उसका जो कलर है वो मिल्की कर देता है। इट कैन ऑल्सो एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैच स्टिक। तो जब इसको बर्निंग मैच स्टिक इसके पास ले जाते हो तो ये उसको बुझाने का काम करता है। वेर एज हीटिंग वॉशिंग सोडा की बात करें, जब उसे गर्म करेंगे तो डज नॉट प्रोड्यूस एनी सच गैस। ये किसी तरह की गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। एंड हैंस देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन लाइम वाटर ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक। तो यहाँ पर जब बर्निंग मैच स्टिक लाइम वाटर के पास में लेकर के जाओगे, लाइम वाटर के पास में लाइम वाटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लाइम वाटर को इसने मिल्की बना दिया था, लेकिन वॉशिंग सोडा के केस में लाइम वाटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बर्निंग मैस्टिक भी आप लेकर के जाओगे तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज़ रिलीज्ड ड्यू टू हीटिंग एंड द सॉल्ट बिकम अनहाइड्रस वाइट पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। तो यहाँ पर हीट करने से हमारा जो सॉल्ट है वो अनहाइड्रस सॉल्ट हो जाता है और ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग सोडा ऐश कहते हैं। तो ये हमारा था सब्सटेंस, जो हमारा रिएक्शन था, ये है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। जब हमने इसे हीट किया है तो ये हमारा टूट गया है Na2CO3 और वाटर का 10 मॉलिक्यूल 10H2O में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी। तो ए सॉल्ट था कोई, उसको जब बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता था तो उसको जब हीट किया गया तो वो कन्वर्ट होकर के बी सॉल्ट में बदल गया। विच इट सेल्फ इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड गैस सी इज़ इवॉल्व। तो इसका यूज़ कहाँ किया गया, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में, और इस केस में तीसरा सब्सटेंस गैस सी इवॉल्व हो गया।
द गैस सी व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अब गैस सी को लाइम वाटर से पास किया गया, टर्न्स इट मिल्की, तो वो क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की वाटर में कन्वर्ट कर दिया। आइडेंटिफाई ए बी सी, तो अब ए बी और सी था क्या वो आपको बताना है। आंसर है सॉल्ट ए इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3, तो सॉल्ट ए हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था। एज इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस Na2CO3, तो इसे हम बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और इसको जब हीट करते हैं तो ये हमारा Na2CO3 प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट बी की बात करें तो सॉल्ट बी इज सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट बी हमारा सोडियम कार्बोनेट था जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, एज इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हम वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में यूज़ करते हैं। गैस सी की बात करें तो गैस सी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, एज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, गैस सी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था क्योंकि ये लाइम वाटर को मिल्की वाटर में कन्वर्ट कर दिया। दिस कैन बी शोन एज केमिकल इक्वेशन, तो इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, इसे जब हमने हीट किया तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर और H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में एक गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस है एक्स। द गैस एक्स रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड वाई, तो जब गैस एक्स को लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट कराया गया तो हमारे पास में एक नया कंपाउंड बनता है वाई, विच इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, तो इस वाई का यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम लिया जा रहा है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई गिविंग द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो एक्स और वाई क्या है ये आपको बताना है और साथ में इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो हमारा आंसर क्या है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन गैस हो गया और क्लोरीन गैस हमारा जो एक्स सब्सटेंस था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये क्लोरीन गैस लिखेंगे। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर, क्लोरीन गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2 टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, जिससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो एक्स क्या था ये हमें पता चल गया, दस एक्स इज़ क्लोरीन गैस, एक्स हमारा क्लोरीन गैस था। वाई क्या है, वाई इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, वाई इसमें क्या निकला हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकला जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एज फॉलोज, तो इसका केमिकल इक्वेशन इस तरह से है, NaCl है सोडियम क्लोराइड और साथ में है ये वाटर, तो ये रिएक्ट किया तो क्या बना, NaOH बना, साथ में ये एक्स सब्सटेंस हमारा क्या था, ये क्लोरीन था और हाइड्रोजन गैस बना था। अब क्लोरीन गैस को हमने क्या किया था, लाइम वाटर से पास करवाया था, सेकेंड स्टेप हमारा यही था। तो ये लाइम वाटर है CaOH2, इससे जब पास करवाया तो क्या बना है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जो हमारा वाइट सब्सटेंस था और साथ में वाटर बना है जिसके लिए फॉर्मूला होता है H2O। तो ये हमारा इक्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फिल इन द मिसिंग डेटा इन द गिवन टेबल, तो आपके पास एक टेबल दिया गया है, उसके जो मिसिंग डेटा है वो आपको फिल करने हैं। तो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है, उसके बाद में इसका फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर इसमें कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है ये आपको बताना है। तो पहला केस है अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl, तो ये इसमें जो बेस है वो है NH4OH, तो इसमें एसिड कौन सा है ये आपको बताना है। तो आते हैं आंसर में, तो डायरेक्ट आंसर में आते हैं। आंसर हमारा है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है, एसिड और साथ में आपका बेस है, ये जब रिएक्ट किया है NH4OH प्लस HCl, तो हमारा क्या क्या बना है, NH4Cl
प्लस H2O। तो ये हमारा बना है एसिड के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या बना है, CuSO4। और यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास में, अच्छा यहाँ पर ये इक्वेशन जो था यहाँ पर आपको फिल करना था कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हमारे पास में ये रिएक्शन में हमारे पास में बेस दिया हुआ था NH4OH और प्रोडक्ट हमारे पास में बना है NH4Cl। तो एसिड कौन सा ऐड किया है हमने, तो एसिड कौन सा ऐड किया है हमने, NH4OH के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया है, तब जा करके हमारे पास सब्सटेंस NH4Cl बना है। तो ब्लैंक में क्या फिल होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा इस ब्लैंक में HCl को हम फिल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फिल किया है HCl। फिर यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में एसिड में सब्सटेंस लिखा है H2SO4। तो H2SO4 को किसके साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, तो CuOH2। तो यही इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है CuOH2। कॉपर सल्फेट को जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा CuSO4 प्लस H2O। ये हमारा यहाँ पर हमने फिल किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यहाँ पर है NaCl आपके पास में सोडियम क्लोराइड है और ये हमारे पास में ये हमारा बेस है NaOH और कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही हमारा इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। NaOH को HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया है तो ये बना है NaCl और साथ में H2O। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैग्नीशियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला होता है MgNO3 2। तो यहाँ पर हमारे पास में एसिड दिया हुआ है HNO3। तो अब बेस कौन सा चाहिए, कौन से बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो MgOH2। तो यही इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है MgOH2 को HNO3 के साथ में हमने रिएक्ट कराया तो बना है MgNO3 और साथ में है H2O। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये लिखा है पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4। तो इसमें ना एसिड है ना बेस है, तो कौन से एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो K2SO4 बनेगा। तो हमारे पास में एसिड है H2SO4 और KOH बेस है हमारा, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो K2SO4 बनेगा। तो यही इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है KOH और H2SO4 को जब हमने रिएक्ट कराया तो ये बना है K2SO4 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है CaNO3 और यहाँ पर हमारे पास में बेस दिया हुआ है CaOH। तो कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा सब्सटेंस बनेगा, तो ये है HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे CaOH को तो हमारा बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। यही इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है CaOH प्लस HNO3 रिएक्ट कराया हमने तो ये बना है CaNO3 प्लस 2H2O। एक बार फिर से इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास में सब्सटेंस दिया है, सॉल्ट का नाम दिया है अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। आपके पास में बेस दिया हुआ है NH4OH। तो कौन से एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NH4Cl बनेगा, तो HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा NH4Cl। बात करें कॉपर सल्फेट की तो इसमें आपके पास सिर्फ एसिड दिया हुआ है H2SO4। तो कौन से सब्सटेंस कौन से बेस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो अगर हम इसको CuOH के साथ रिएक्ट करा दें H2SO4 को तो हमारे पास में CuSO4 बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ब्लैंक में फिल किया है। थर्ड है सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है NaCl। आपके पास में बेस दिया हुआ है NaOH। तो आप कौन सा एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे तो NaCl बनेगा, HCl के साथ आप रिएक्ट कराओगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है MgNO3 और आपके पास में एसिड दिया हुआ है HNO3। अब इस एसिड को कौन से बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो MgNO3 बनेगा, तो एसिड आपके पास में बेस है MgOH। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में पोटेशियम सल्फेट है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है K2SO4। अब आप कौन से एसिड और कौन से बेस को कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा,
तो हमारे पास में एसिड है H2SO4 और बेस है KOH। जब दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर 6 था कैल्शियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है CaNO3(2). बेस आपका दिया हुआ है CaOH(2). अब कौन से एसिड के साथ इसे रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3(2) बनेगा। तो हमारे पास में एसिड है HNO3। जब HNO3 को CaOH(2) के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा CaNO3(2) यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये हमारे ब्लैंक्स थे जिसे हमने फिल कर लिया है। ये सभी आपको जो है फॉर्मूला आपका रिएक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड। तो आपके पास में कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, इसको सेपरेट करके लिखना है। तो आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स दैट डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस कम्प्लीटली, जो अपने हाइड्रोजन आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। किसमें, जब एक एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं। तो वो कौन से एसिड कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वही लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, एसिड्स दैट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस कम्प्लीटली इन एन aqueous solution are strong acid. These hydrogen ions attach themselves to water molecules producing high concentration of H3O plus ion. तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच कर लेते हैं और क्या करते हैं, ये हाई कंसनट्रेशन में H3O आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स सच एज HCl, H2SO4, HNO3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमारे पास में ये जो है HCl यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स दैट डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू हाइड्रोजन आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो वीक एसिड्स क्या है, एसिड्स दैट डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू हाइड्रोजन आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक एसिड्स। एसिड्स सच एज एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सभी हमारे वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स उनमें से सेलेक्ट करके आपको लिखना था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। और वहीं वीक एसिड की बात करें तो हमारे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब जिंक मेटल को डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है। अ गैस इज इवॉल्व, तो इस केस में गैस इवॉल्व होता है विच इज़ यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ऑयल के हाइड्रोजनेशन में इस गैस का यूज़ होता है। नेम द गैस इवॉल्व, तो कौन सा गैस इवॉल्व हुआ था ये आपको बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइट टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ में जो गैस निकल रहा है, जो गैस वहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उस गैस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे वो आपको बताना है। तो आंसर है व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब कोई जिंक मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में के साथ में रिएक्ट करता है, तो कुछ सॉल्यूशंस आपके पास में दिए हैं सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड एज। तो हमारे इस केस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ में रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा विच इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ये जो गैस हमारा इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस, इसी का यूज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के हाइड्रोजनेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है जिंक प्लस आपका है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है H2। द टेस्ट
टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंचर ऑफ अ मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले एक मैस्टिक को जलते हुए आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ तक लेकर के आना है। यू विल सी दैट द गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, आप देखोगे कि गैस जो है पॉप साउंड के साथ में बर्न कर रहा है। तो हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए हम लोग पॉप साउंड टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर होगा तो पॉप साउंड के साथ बर्निंग होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।